नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वीकली मॉक टेस्ट जो कि साइंस सब्जेक्ट के ऊपर है। इससे पार्ट 2। इससे पहले एक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है पेड ग्रुप के अंदर। इस वीडियो पे आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर की चेक करिए और उसके हिसाब से अपना स्कोर बताइए, और जिस भी आंसर की में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजिए। पहला क्वेश्चन है कि ज्यादातर फलों में क्या पाया जाता है। तो फलों के अंदर ज्यादातर बीज पाई जाती है, डी। जहां तक फूल की बात है तो फल बनने से पहले एक्चुअली फूल ही उगता है। फॉर एग्जाम्पल आम का पेड़। इनमें से बताइए कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं उगते हैं। तो ये हो जाएगा देवदार का पेड़, बी। बाकी आम के पेड़, आलू, इन सब में फूल उग जाते हैं। इनमें से बताइए कौन सा हर्ब नहीं है। तो एक होता है हर्ब और दूसरा होता है श्रब। किसी पौधे को कब हर्ब कहेंगे, कब आप उसे श्रब कहेंगे, उसके लिए कंडीशन होती है कि अगर पौधे में आपको लकड़ी का तना दिखाई दे, वो स्टेम होता है ना, तना, अगर वो लकड़ी का है तो इट मीन्स वो श्रब है। अगर वो लकड़ी का नहीं है, सॉफ्ट है, तो इसका मतलब है वो हर्ब है। इनमें से जो गुलाब का पौधा है वो श्रब है। उसमें एक तो कांटे होते हैं और दूसरा लकड़ी का तना, बी। बाकी सनफ्लावर, सरसों और मूली तीनों ही हर्ब है। चौथा है कि कौन सा श्रब नहीं हो सकता, मतलब हर्ब छांटना है आपको। तो जैस्मिन, बोगनविलिया और क्रोटॉन ये सब के सब श्रब होते हैं, जबकि जो गाजर है वो हर्ब कहलाता है, सी। जितने भी ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ जमीन के अंदर होती है, जैसे मूली, गाजर, ये सब हर्ब कहलाएंगे बाय डिफॉल्ट। इनमें से क्लाइंबर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। क्लाइंबर में एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसको टेंड्रिल कहा जाता है। थोड़ी दूर ऊपर की तरफ पौधा उगता है, इसके बाद टेंड्रिल एक्टिवेट हो जाते हैं और आसपास की जो भी चीज है, कोई दीवार हो या फिर कोई ऐसा खंबा हो, उससे ही अपनी पकड़ मजबूत बना लेता है ताकि ये गिर ना पड़े, ये पौधा जो है। और दूसरा होता है हमारा क्रीपर, उसमें टेंड्रिल नहीं होते हैं और ऊपर जब टेंड्रिल नहीं होंगे तो ऊपर वो हल्का सा भी बढ़ नहीं पाएगा, वो जमीनी में फैल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। इसमें से मटर, ग्रेप वाइन और लौकी ये तीन के तीनों हमारे क्लाइंबर हैं, जबकि जो स्ट्रॉबेरी है वो नहीं है, बी। इनमें से बताइए कौन सा ऐसा पौधा है जिसके अंदर रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलेगा। तो एक होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल विनेशन। विनेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वीन्स। जिस तरीके से हमारे शरीर में नस होती हैं, वैसे ही पौधों में भी नस होती हैं उनकी पत्तियों के ऊपर, और ये नसें किस प्रकार से अरेंज होंगी, इसी को विनेशन कहा जाता है। रेटिकुलेट का मतलब है कि ये अगर पत्ता है कोई तो इसमें नस इस तरीके से होगी, ये ऐसे खुली, उसके बाद इसकी ब्रांचेस बन गई। ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, इसमें से ये नस बाहर आई, 1 2 3 4 5 इसकी ब्रांच देखने को मिलेंगी। इसमें जो नस का अरेंजमेंट होगा वो जालीदार होगा, ठीक। और दूसरा होता है पैरेलल। ये अगर पत्ती है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो विनेशन पैरेलल होगी। ये लाइन इसके पैरेलल, फिर इसके पैरेलल, फिर इसके पैरेलल, इस तरीके से नस जाती जाएंगी। तो रेटिकुलेट कौन सा है ये बताना है हमें। तो गेहूं, गन्ना और बांस ये तीनों पैरेलल विनेशन शो करते हैं, जबकि मैरीगोल्ड रेटिकुलेट, डी। सातवें में बताना है कि पैरेलल कौन शो करता है। तो मस्टर्ड, उसके बाद में मैंगो, आम और चीन का गुलाब, ये तीन के तीनों रेटिकुलेट वाले हैं। ये बस फैक्चुअल डेटा है, एग्जाम में याद रह जाए तो रह जाए, बाकी एलिमिनेशन से। और जो केला है वो हमारा पैरेलल शो करता है, बी। इनमें से बताइए कौन सा ऐसा पौधा है जिसका टेंड्रिल नहीं होता। जिसका टेंड्रिल नहीं होता उसको क्रीपर बोलते हैं।
तो ये मनी प्लांट है, सीधे दिख रहा है ए। बाकी करेला, मटर और पैशन फ्लावर ये तीन के तीनों क्लाइंबर हैं जिनका टेंड्रिल होता है। अब ये जो टेंड्रिल है ये स्टेम से भी बाहर निकल सकता है और लीव से भी। इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसके टैप रूट नहीं होता? तो टैप रूट का सीधा मतलब है कि ऐसी जड़, ये मिट्टी के अंदर का पार्ट है वो सीधी जाएगी और इसकी ब्रांचेस ऐसे ऐसे खुलती जाएंगी। और दूसरा होता है फिब्रस रूट। ये अगर मिट्टी के नीचे का पार्ट है तो फिब्रस रूट का कोई सीधा रूट नहीं निकलता, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे सीधे ब्रांच जड़ मिलेंगी। मतलब ब्रांच तो खुलेगी लेकिन कहाँ से ब्रांच खुलेगी ये किसी को नहीं पता। ये ऐसा कंसेप्ट होता है फिब्रस रूट का। तो 9th में पूछा है टैप रूट नहीं है, इसका मतलब फिब्रस रूट आपसे पूछा है। तो मैरीगोल्ड, मैंगो और टर्निप ये तीन के तीनों टैप रूट शो करेंगे, जबकि मेज फिब्रस रूट सी। टैप रूट याद करने का सबसे अच्छा तरीका, जितने भी जड़ वाले हैं जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब के सब टैप रूट शो करेंगे पक्का। और वो जो मेन रूट है वही आपके खाने लायक चीज है, गाजर, मूली ये सब उस टैप रूट के अंदर। 10th बात करते हैं इसमें फाइब्रस कौन सा नहीं है, मतलब यहाँ पे टैप वाला आपको चाहिए। तो बस गाजर मूली टाइप का यहाँ पे ढूंढ लीजिए, उसी में टैप होगा। ये मिल गया चुकंदर सी। बाकी गन्ना, धान, बांस ये सब के सब हमारे फाइब्रस रूट वाले हैं। पौधों में से पत्तियों के थ्रू जो पानी निकल जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन डी। ये सभी को पता होगा। बाकी अगले वीक में जो क्विज होगी उसमें हम और भी जानकारी देखेंगे एवोपरेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन के बारे में। 12 नंबर बात करते हैं इनमें से कौन सी आर्म यानी भुजा में नहीं पाई जाती? यह है फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। शरीर के अंदर सबसे लंबी हड्डी फीमर ही होती है, सी। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर पे, हिंज जॉइंट किसके अंदर नहीं पाया जाता? हिंज जॉइंट का मतलब है एक फिक्स पॉइंट से आगे पीछे ऊपर नीचे बस घूम जाए, 360 रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये शोल्डर में नहीं होगा हिंज जॉइंट, क्योंकि शोल्डर तो 360 ऐसे घूम सकता है ना, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे क्लॉकवाइज। जैसे बॉलर को अगर आपने देखा हो तो वो जो हाथ घुमा के बॉलिंग करते हैं वो अपना हाथ पूरा घुमा देते हैं 360। शोल्डर उसमें होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो 360 रोटेशन को पॉसिबल बनाता है। और बाकी जबड़े, कोहनी और घुटने में सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, बस 180। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसके चलने की प्रक्रिया को क्रीपिंग कहा जाता है? क्रीपिंग मतलब इस तरीके से रेंगना, और रेंगते टाइम आप अपनी बॉडी का साइज एडजस्ट करते हो। जैसे आगे जाते टाइम कभी हो सकता है कि बॉडी कंप्रेस हो जाए, पीछे जाते टाइम फैल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो केचवे होते हैं और जो स्नेल होते हैं उनको क्रीपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? स्नेल, बी। बाकी आपका ये जो नाग है, सांप, रेंगता ये भी है लेकिन ये अपने बॉडी के साइज को चेंज नहीं करता है रेंगते टाइम। इसमें आते हैं 15 नंबर पे, लोअर आर्म। लोअर आर्म का मतलब है कलाई से लेकर कोहनी तक की दूरी। इस लोअर आर्म में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? तो फीमर तो नहीं पाई जाएगी, वो तो जांग की हड्डी है, बी ऑप्शन गया। बाकी यहां पे ह्यूमरस भी आउट हो जाएगा बिकॉज वो पाया जाता है अपर आर्म में। उल्ना और रेडियस यहां से सही हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां कहां पे पाए जाते हैं। तो शोल्डर में तो पक्का पाया जाता है क्योंकि वो 360 रोटेट हो जाता है। तो शोल्डर मतलब बी ऑप्शन पक्का सही होना चाहिए। जहां पे बी को गलत माना है उसको काट देंगे, जैसे सी। और यहां पे नी में पक्का नहीं पाया जाएगा क्योंकि नी थोड़ी 360 रोटेट होता है, ऑप्शन बी गया। हिप जॉइंट में भी पक्का होगा क्योंकि हिप जॉइंट की वजह से जो हमारा पैर है वो आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में भाग सकता है। तो बी और डी यहां से करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन
इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसकी खोखली और हल्की हड्डियां होती हैं और इसीलिए ऐसा होता है ताकि वो उड़ पाए ग्रेविटी के अगेंस्ट? तो उड़ने वाला जीव होगा पक्का पक्षी, बी। 18 नंबर में बताइए कि इनमें से हिंज जॉइंट कहां कहां पाया जाता है? तो हिप में तो पक्का नहीं होगा बिकॉज उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और अपर जॉ में तो पाया नहीं जाएगा बिकॉज जहां पे ऊपर वाले दांत होते हैं ना आपके, उस वाले पोर्शन को आप चाह के भी हिला नहीं सकते। नीचे वाले जो दांत होते हैं वो वाला पूरा पोर्शन हिलता है। तो स्कल एंड लोअर जॉ, बी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, रिब केज द्वारा इनमें से कौन सा ऑर्गन प्रोटेक्टेड नहीं है? तो रिब केज पाई कहां जाती है? चेस्ट के आसपास, छाती के आसपास। तो ब्रेन तो सर के ऊपर होता है ना, अंदर मतलब छाती में तो पाया नहीं जाता, तो बी। अब 20 नंबर में ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसका सिर्फ एक पैर होता है, मस्कुलर यानी मांसपेशियों से भरा एक पैर और गोल गोल होता है, मतलब भारी और बड़े साइज का पैर। तो ये तो स्नेल है, घोंघा, सी। और स्नेल का जो यहाँ पे फाइलम है वो है गैस्ट्रोपॉड। गैस्ट्रोपॉड में वो सभी जीव आते हैं जिनका एक पैर होता है बहुत भारी और बड़े साइज का। 21 नंबर में ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण हम लोग सीधे खड़े हो पाते हैं? तो ये कंकाल की वजह से संभव हो पाता है, बी। बाकी रक्त प्रवाहित होने की वजह से हम कॉन्शियस बने रह सकते हैं, अदरवाइज बेहोश पड़े रहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से भी जीवित रहने का संबंध है और मांसपेशियों की वजह से चलने फिरने का। स्केलेटन कंकाल के अंदर ऐसी कौन सी हड्डियां हैं जो कि काफी सॉफ्ट होती हैं और लचीली भी, उनको मूव कराया जा सकता है? तो ये होती हैं कार्टिलेज, बी। उसके बाद नेक्स्ट बताइए कि पाइवट जॉइंट कहां कहां पे पाए जाते हैं? तो हिप में तो पाया नहीं जाता, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उधर। नी में तो हिंज जॉइंट होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो फोर आर्म में और नेक में। गर्दन में इसलिए क्योंकि गर्दन बस ऊपर नीचे घूमती है और जो फोर आर्म है वो भी बस आगे पीछे ही घूमता है। तो ए एंड सी, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा जीव है जिसके लिए हम स्लिथर कीवर्ड यूज करते हैं? स्लिथर कीवर्ड का मतलब है इस तरीके से रेंगना कि आपकी बॉडी का साइज चेंज ना हो कभी भी। तो ये होता है नाग, सांप, ए। इनमें से कौन है जिसको गैस्ट्रोपॉड के अंदर रखते हैं? तो ये तो पक्का स्नेल होगा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, डी। क्या होता है जब हम लोग अपने भुजा को सीधा कर लेते हैं? तो आप कभी प्रैक्टिस करिएगा, जब हम अपनी भुजा को ऐसे सीधा कर देंगे एकदम नीचे वाली डायरेक्शन में या फिर सीधी डायरेक्शन में, तब हम देखेंगे कि जो ट्राइसेप है यानी कि पीछे वाली मसल वो सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती है, जबकि जो बाइसेप है वो रिलैक्स हो जाती है, डी। इनमें से कौन है जो जिसमें जीवन नहीं है? तो ये तो पक्का एरोप्लेन होगा, वो मशीन है, डी। बाकी चींटी, पेड़, कैटरपिलर सब में जीवन है। 28 नंबर में कौन सी ऐसी चीज है जो अपने से नहीं चल सकती? तो कौन सी चीज अपने से नहीं चल सकती जिसमें जीवन नहीं है? यहां पे है वो साइकिल, सी। इसमें से बताइए किसमें वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी? कौन सा ऐसा है जो ग्रो नहीं करेगा? पेड़ बढ़ेगा, बच्चा बढ़ेगा, घोंघा भी बढ़ेगा एज के हिसाब से, लेकिन रबर बैंड नॉन लिविंग थिंग है तो नहीं बढ़ेगा। इनमें से कौन है जो प्रजनन कर सकता है? तो जिसमें जीवन होगा वही तो करेगा। कुत्ता यहां से करेक्ट हो गया। बाकी कभी ऐसा नहीं होगा कि पत्थर ने किसी पत्थर को जन्म दिया है। तो यहां पे कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें दो की दोनों वस्तुएं लिविंग थिंग नहीं है? यहां पे केकड़ा लिविंग थिंग है, यहां पे दोनों ही है, घोड़ा और जेब्रा, यहां पे पेंगुइन है, तो बच गया डी। कटर और बॉक्स दोनों में जीवन नहीं है। 32 नंबर बात करें, इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कभी न कभी जीवन था पहले? यह है टेबल, बिकॉज टेबल लकड़ी से बनी है और लकड़ी कहां से मिलती है? पेड़ से।
तो एक प्रकार से जीवन हो गया ए। बाकी बाउल, प्लास्टिक का मग्घा और प्लास्टिक का स्केल, इनमें से कभी जीवित वस्तु कोई नहीं था। 33 नंबर है कि सभी पशुओं को किसकी आवश्यकता होती है? तो एयर सांस लेने के लिए, भोजन और पानी जीवित रहने के लिए सी। बाकी शेल्टर तो अपने अपने एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कहाँ रह सकता है। तो 34 नंबर बात करें कि जन्म देकर प्रजनन कौन करता है? मतलब सीधे सीधे बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। यहां पे हो जाएगा जिराफ। बाकी मेंढक, इवन मगरमच्छ और उसके बाद कछुए, तीन के तीनों अंडे देते हैं। उसके बाद बात करें 35 नंबर। तो 35 नंबर में एक्टिविटी से हमने सवाल लिया था। अनुष्का है कोई, ये स्टेम कटिंग के थ्रू गुलाब का पौधा उगाना चाहती थी। स्टेम कटिंग का मतलब है कि कोई पौधा उगा हुआ है, उसका तना काट लीजिए और कटे हुए तने को नई मिट्टी में जाके डाल दीजिए, वो उग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शी वॉज नॉट सक्सेसफुल। इसका रीजन बताइए क्या हो सकता था? तो ऐसा कतई नहीं होता है कि आप जाके किसी का भी तना काट के नई मिट्टी में डाल के पौधा उगा देंगे। जो तना आपने काटा उसमें बड्स होनी चाहिए। तो इसका रीजन यही रहा होगा कि उसमें बड नहीं रही होगी कटे हुए पार्ट में, सी। उसके बाद 36 नंबर है, इनमें से कौन सा जीव है जिसमें सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, गलफड़े? तो ये तो काफी टाइम से हम लोग सुनते आए हैं कि मछलियों में ऐसा होता है, सी। उसके बाद यहां पे हम बात करें 37 नंबर में, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट? पहला है कि कुछ जीवित वस्तुएं मर जाती हैं लेकिन कुछ नहीं मरती हैं। तो ऐसा नहीं होता। जीवित वस्तुओं में ये कंसेप्ट है, बचपन से सुनते आए हैं कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। यही तो गलत है, ए। बाकी सब सही है। अलग अलग जीवित वस्तुएं अलग अलग तरीके से चलती हैं, ऑप्शन बी सही है। सी भी सही है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है, सी सही है। जो प्लांट हैं उनको बढ़ने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें 38 नंबर, प्लांट और एनिमल के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला है कि दोनों ही अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। ऐसे कैसे? एनिमल थोड़ी फोटोसिंथेसिस करने जाएगा, ये गलत है। दे नीड सनलाइट फॉर एनर्जी। भाई जीव खाना ना खाए, सनलाइट में पूरे दिन खड़ा रहे, काम चल जाएगा उसका क्या? नहीं, अदरवाइज शिकार का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। दोनों एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पेड़ आपने कानपुर में देखा, 2 दिन बाद वो लखनऊ में है, नहीं। दे नीड वाटर टू लिव। पानी हालांकि दोनों को चाहिए होता है, डी करेक्ट है। 39 नंबर में बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियां आप स्टेम कटिंग के थ्रू नहीं उगा सकते हो? मतलब उगा हुआ पौधा है, उसकी स्टेम काट दी और ये कटी हुई स्टेम नई मिट्टी में जाके लगा दिया, बस वो उगना चालू कर दिया। ऐसा होता है कहाँ पे? गन्ने के पौधे में, गुलाब के पौधे में और कैक्टस में, लेकिन वीट में ऐसा कुछ नहीं होता है, गेहूं में, बी। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें कि एक गोदाम है जहां पे सूखे हुए गेहूं के बीज रखे हुए हैं किसी बोरे में। तो बताइए इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया होगी चारों ऑप्शन में से जो ये बीज शो करेंगे? तो वो बढ़ेंगे तो है नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि बोरे में बीज बंद है तो एक बार बोरा फट गया, बीज बढ़ गए थे कुछ, चूंकि ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि उसमें आपने 1 किलो बीज रखे थे और वो 5 किलो हो गए, बोरा फट गया, क्योंकि एक बीज ने कई बीजों को जन्म दिया। रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा और यहाँ पे ग्रोथ भी नहीं होगा, एक्सक्रीशन तो बिल्कुल नहीं होगा कि वहां से कोई सड़ा हुआ सब्सटेंस बीज छोड़ने लगे। सिर्फ रेस्पिरेशन होगा, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो बीज सड़ जाएंगे, सी। 41 नंबर में बात करते हैं कि जो मछलियां हैं वो पानी में किस वजह से तैरती हैं, कौन से ऐसे स्पेशल ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं? तो पूंछ और फिन और विंग में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, दोनों ही हाथ के मॉडिफाइड फॉर्म हैं।
भगवान जी ने क्या किया, हाथ के ही दो डिफरेंट वर्जन दे दिए, पक्षियों को अलग और मछलियों को अलग। पक्षियों को जो दिया उसे पंख कहते हैं, विंग, और मछलियों को जो दिया उसे फिन कहते हैं। पक्षियों को किस लिए दिया, उड़ने के लिए, और मछलियों को ऑब्वियस सी बात है तैरने के लिए, तो फिन्स एंड टेल्स, डी। उसके बाद बात करें अगर हम, तो इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है, ये है फ्रॉग यानी मेंढक। इसके अलावा एक मगरमच्छ भी होता है, सी। इनमें से कौन सा ऐसा जलीय पौधा है जो पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ देखने को मिलता है, तो कमल तो नहीं होगा, कमल हमें बाहर देखने को मिलता है। वाटर लिली, लिली भी नहीं होगा, कमल की तरीके से ये भी होता है। यहां से हो जाएगा हाइड्रिला, बी। बाकी जो जलकुंभी है वो वाटर फ्लोटिंग प्लांट है, मतलब पानी में तैरता रहता है। मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि कोई नीचे गया, जड़ से उसने उखाड़ दिया, इस वजह से वो तैर रहा है, वो मुर्दा प्लांट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी जो जड़ें हैं वो तैरती रहती हैं। मतलब ऐसा अजूबा टाइप का प्लांट है कि ये समुद्र कल को यहाँ है, उसके बाद वो यहाँ दिख गया, लेकिन जीवन है। वाटर हाई, ये जलकुंभी। फिलहाल इसका आंसर 43 का बी होगा। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसके गलफड़े देखने को नहीं मिलते, तो गलफड़े किसके देखने को मिलते हैं, पहली बात तो जो पानी में तैरता है और प्लस वो अंडे देता है, ये होता है फिश, स्क्विड्स और ऑक्टोपस तीनों ही। लेकिन जो डॉल्फिन है वो फेफड़े होते हैं उसमें, इंसानों की तरीके। डॉल्फिन में ये है कि जब तक उसकी क्षमता है तब तक पानी में है, सांस लेने के लिए वो ऊपर आ जाता है, सी। ऊंट के शरीर में जो कुबड़ होता है, इनमें से ये क्या स्टोर करके रखते हैं ताकि वो आपातकालीन स्थिति में उसका यूज कर पाए, तो ये है फैट। फैट को सिंपल प्रोडक्ट में बदल करके वो पानी ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद पीते हैं। पानी वो सीधे सीधे स्टोर नहीं करते, सी। फैट की बात चली गई है तो ध्यान रखिए कि फैट में कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी होती है। वो बात अलग है कि फैट की जो एनर्जी है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए शरीर से मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद है द लीव्स आर स्मूथ एंड हैव वैक्सी सरफेस। इस पौधे की जो पत्तियां हैं उसकी मोमी सतह है, मतलब ऐसा लगता है कि मोमबत्ती छू रहे हैं आप। द लीफ स्टॉक्स आर फिल्ड विद एयर। पत्तियों के अंदर जो जगह है उसमें हवा भरी हुई है। ये वाले जो फीचर हैं ये जलीय पौधे में किस लिए पाए जाते हैं, इसीलिए ताकि वो पानी में तैर सकें, फ्लोट ऑन वाटर, ए। फॉर एग्जाम्पल जलकुंभी। मछलियों की बॉडी में जो निशान होते हैं, स्केल्स, वो किस लिए होते हैं, ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर पाए, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, डी। बाकी तैरने में सहायता करने के लिए तो फिन और टेल है। गर्म बनाए रखने के लिए उनकी बॉडी वैसी बनी होती है ताकि वो पानी में ठंडा ना जाए। उसके बाद अन्य मछलियों को आकर्षित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 48 नंबर बात करें तो कैक्टस के पौधे में जो रेगिस्तान में उगता है उसमें जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, कौन से ऑर्गन द्वारा होती है, उसमें कोई पत्तियां तो होती नहीं है, कांटे होते हैं, तो बच गया स्टेम, ए। तने द्वारा इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद है 49 नंबर, ऐसे कौन से जलीय पौधे हैं जो कि पानी में तैर सकते हैं, तो एक को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जलकुंभी, वाटर हियासिंथ और जलीय कमल, वाटर लेट्यूस, बी और सी, ऑप्शन बी। 50 नंबर है कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है, तो हैबिटेट का मतलब वो जगह है जहां पे जीव रहते हैं, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। वो हमारी तरह मकान तो बनवा नहीं सकते हैं, तो जहां वो नेचुरली पाए जाते हैं उसी को कहा जाता है हैबिटेट, डी। ये जो जीव है वो जमीन और पानी दोनों में रहता है और साथ ही साथ उसकी पूंछ होती है और बॉडी में निशान पाए जाते हैं, ये मगरमच्छ है, बी। बाकी मेढक से कंफ्यूज मत करिए, उसमें स्केल नहीं पाए जाते हैं। 52 नंबर में बताइए स्थलीय निवास स्थान कौन सा नहीं है, मतलब जमीन में कौन सा रहने वाला स्थान नहीं है, तो मिट्टी जमीन पे है, पेड़ भी जमीन पे ही उगता है ऑब्वियसली, रेगिस्तान भी जमीन पे है, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो या कोल्ड,
ओशियन महासागर एक अलग ही है, वो पानी है, सी। इनमें से बताइए ये बायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो ये बायोटिक का मतलब ऐसा कंपोनेंट आसपास की ऐसी चीजें जिनमें जीवन ना हो। तो इनमें से बताइए कौन सा है जिसमें जीवन नहीं है। तो जीवन कहां कहां पे नहीं है? सूर्य के प्रकाश में, पानी और मिट्टी में। तो जीवन है किसमें? स्नेक में, बी। ये कौन सा कंपोनेंट है? बायोटिक, जिसमें जीवन है। याक के शरीर के ऊपर इनमें से कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं ताकि वो गर्म बने रहें? ये होते हैं बाल, बी। इनमें से कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि पानी में आधे डूबे हुए होते हैं? एक तो ये लोटस है, कमल, और दूसरा पानी में उगने वाली लिली। इनकी जो जड़ें हैं वो पानी के अंदर, बाकी ये पूरे पानी के बाहर, सी और डी, डी। इनमें से कौन से टाइप का मोशन है जो कि नहीं शो किया जाता है अगर कोई पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? तो ये अगर सूर्य है, इसके चारों ओर का पाथ कैसा होता है? एलिप्टिकल। लेकिन अभी के लिए इसको सर्कुलर मान सकते हैं, तो सर्कुलर मोशन तो खैर ये है। रोटेशनल इसलिए क्योंकि सिर्फ ऐसे पृथ्वी इसके चारों ओर नाचती नहीं है, वो अपनी एक्सिस पे घूम जाती है, जैसे ट्रेन या बस के पहिए। एक बार ऐसे घूम गई तो 24 घंटे उसी में बीत जाते हैं, और ये रिवॉल्यूशन में 1 साल बीत जाता है। इसी वजह से रोटेशनल भी है, पीरियोडिक भी है, क्योंकि टाइम फिक्स है। एक बार ऐसे घूम गई तो 24 घंटे खत्म, एक बार ऐसे चक्कर लगा लिया तो 365 दिन खत्म, इस वजह से पीरियोडिक। बाकी ऐसा नहीं होता कि वो सीधी डायरेक्शन में पृथ्वी ऐसे जाए, रेक्टिलिनियर नहीं है, सी। पेड़ का जो तना है, जो लकड़ी वाला है, उसकी परिधि, उसकी सरकमफ्रेंस को कैसे नाप सकते हैं? इंची टेप से, मेजरिंग टेप से, डी। बाकी प्लास्टिक का स्केल हो चाहे लोहे का, काम नहीं चलेगा उससे, क्योंकि जो सरफेस है वो गोल है। इनमें से कौन सा ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कौन सा ऐसा यातायात का साधन है जो इस बात पे आधारित नहीं है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ कब नहीं? तो ये है बोट। बोट में पहिए का कोई काम नहीं है, बी। बाकी बैलगाड़ी, साइकिल, बस, इवन ट्रेन, सब में पहिए चाहिए हमको। उसके बाद 59 नंबर में बात करें हम, तो मेरी गो राउंड, यानी जो झूला है मेले में, गोल गोल घूमता है आसमान के ऊपर, वहां बैठने में सभी को डर लगता है मोस्टली। कौन कौन से मोशन है जो इसके द्वारा शो किए जाते हैं? तो रेक्टिलिनियर पक्का नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एक झूला कानपुर के पार्क में है, वो आपको लखनऊ के पार्क में ले गया, रेक्टिलिनियर नहीं है। पीरियोडिक भी नहीं है, क्योंकि कब वो एक राउंड कंप्लीट करेगा ये किसी को नहीं पता, टाइम उसका डिफाइंड नहीं है। उसके बाद वो सर्कुलर है पक्का, क्योंकि पाथ तो सर्कुलर ही है ना, गोल गोल घूम रहा है वो। रोटेशनल भी है, क्योंकि वो रोटेट कर गया, इसे जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे आ गया। आपने फील किया होगा अगर आप बैठे हो। रोटेशनल है, सर्कुलर है, ए एंड डी, ऑप्शन डी। कोई मीटर स्केल है, वो कितनी लेंथ को एक्यूरेटली माप सकता है? मतलब कम से कम इतनी नापेगा, इससे नीचे की नहीं नाप पाएगा। तो ये है 1 मिलीमीटर, इससे नीचे की लेंथ उसमें दिखाई ही नहीं पड़ेगी, बी। 1 मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर, क्या सॉरी, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, और इसी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर का कन्वर्जन क्या है? 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये सारा कन्वर्जन आप चाहें तो याद रख सकते हैं। आते हैं 61 नंबर पे। एक फुटबॉल जो कि ग्राउंड के ऊपर चल रही है, कौन कौन से टाइप के मोशन इसमें शो किए जाएंगे? तो रोटेशनल बिल्कुल होगा, क्योंकि फुटबॉल रोटेट कर जाएगी ऐसे, कभी ना कभी पता नहीं चलता लेकिन घूम जाती है वो। और उसके बाद में रेक्टिलिनियर, क्योंकि वो अपनी जगह बदलती है। सर्कुलर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रोटेट करे वो। रोटेट क्या मतलब? इसी पाथ में चले। फुटबॉल ऐसे ऐसे किसी भी दिशा में जा सकती है ना। पीरियोडिक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन ही नहीं है तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि इतने टाइम बाद वो इस पोजीशन में वापस आएगी?
ए और बी। ए, अनुष्का और देविका के घर के बीच की दूरी 1425 मीटर है। यही दूरी किसके बराबर होगी? अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर दें तो 1.425 किलोमीटर मिल जाएगा। सी, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अर्थ के किसी ऑर्बिट में उसको पोजीशन में रख दिया गया है। अब वो कौन कौन से मोशन एग्जिबिट नहीं करेगा? तो पहली बात तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो रोटेशनल मोशन शो नहीं करेगा, ऐसे घूमेगा नहीं। बाकी पाथ भले ही इलेप्टिकल है लेकिन इसे अभी के लिए सर्कुलर मान के इसको सही कर सकते हैं, तो सर्कुलर शो करेगा। और उसके अलावा पीरियोडिक भी तो बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि जिस भी ऑर्बिट में है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। अगर वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होता तो 24 घंटे का उसका टाइम पीरियड होता। तो बी और सी तो करेगा, तो क्या नहीं करेगा फिर? ए और डी। सी, कोई सिक्का है जिसकी मोटाई नापनी है हमको। अब ये ऐसा करने की सबसे अच्छी यूनिट कौन सी होगी? तो ये है मिलीमीटर। डी, उसके बाद कोई साइकिल है सड़क पे चल रही है, कौन से टाइप का मोशन ये शो करेगी? पीरियोडिक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका पहिया एक रोटेशन ऐसे मूव कर जाए, इसका कोई टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है कि कितने टाइम बाद वो ऐसे घूम जाएगा, नहीं पता। रोटेशनल बिल्कुल शो करेगा क्योंकि पहिया ऐसे ऐसे घूम रहा है, रोटेट मार रहा है। रेक्टिलिनियर बिल्कुल करेगी साइकिल, वो अपनी पोजीशन बदल रही है। सर्कुलर बिल्कुल नहीं शो करेगी क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि साइकिल ऐसे ही चले, वो तो चलाने वाले पे डिपेंड करता है। तो रेक्टिलिनियर है, रोटेशनल भी है। बी एंड सी। बी, एक पर्सन की हाइट है 1.56 मीटर। मिलीमीटर में बताइए, तो मीटर से मिलीमीटर कैसे जा सकते हैं? इंटू 1000 अभी बताया था, तो ये हो जाएगा 1560 मिलीमीटर। ए, चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूम रहे होते हैं, कौन से ऐसे टाइप का मोशन है जो ये शो नहीं करेंगे? तो चंद्रमा क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट में फर्क ये है कि नेचुरल सैटेलाइट रोटेट करते हैं जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं। तो रोटेशनल करेगा, सर्कुलर भी करेगा क्योंकि पाथ इलिप्टिकल है, अभी के लिए उसको सर्कुलर मान सकते हैं। पीरियोडिक बिल्कुल करेगा। चांद का पूरा टाइम पीरियड डिफाइंड है, तभी तो कभी आपको आधा दिखता है, कभी पूरा, कभी एकदम ही नहीं दिखता है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड डिफाइंड है। रेक्टिलिनियर नहीं करेगा। रेक्टिलिनियर ऐसा हमें लगता है कि हम लखनऊ पहुंचे तो भी चांद हमारे पीछे पीछे, अमेरिका पहुंचे तो भी, लेकिन वो नहीं करता रेक्टिलिनियर। बी, ऊपर स्पेस में जाके अगर देखा जाए रिसर्च के हिसाब से तो वो अपनी पोजीशन पे बरकरार रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें 68 नंबर में, लंबाई की इनमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो ये है मिलीमीटर। बी, बाकी किलोमीटर सबसे बड़ी है। सारे कन्वर्जन थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 69 नंबर में आपके पास एक घड़ी है जिसकी जो सेकंड हैंड की सुई है ना, यहाँ पे आपने लाल कलर लगा दिया, अब वो ऐसे रोटेट करे पड़ी है। तो बताइए कौन कौन से टाइप के मोशन ये शो करेगी? तो रोटेट तो बिल्कुल करेगी क्योंकि कभी ये 2 पे है, कल को 12 पे पहुंचेगी, रोटेट मारेगी। सर्कुलर मोशन बिल्कुल करेगी क्योंकि घड़ी का पाथ ही ऐसे होता है सर्कुलर। रोटेशनल है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर अगर हिसाब से देखें आप, तो सर्कुलर और रोटेशन में क्या फर्क होता है? कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए सर्कुलर में ये है कि जो मेन ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल घूमेगा, तो घड़ी थोड़ी ना गोल गोल घूमती है, वो तो उसकी सुई घूम रही है एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, इसीलिए रोटेशनल है लेकिन सर्कुलर नहीं है। पीरियोडिक है, घड़ी का टाइम पीरियड वेल डिफाइंड होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पूरी घड़ी या फिर उसकी सुई की बात नहीं करनी है, हमको इस लाल निशान की बात करनी है। तो लाल निशान तो अपनी पोजीशन बदल रहा है ना, और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो सर्कुलर है। रोटेट वो नहीं कर रहा है, रोटेट आपकी सेकंड हैंड की सुई कर रही है। तो यहां से हो जाएगा बी एंड सी, ऑप्शन सी। उसके बाद यहां 70 में बात करते हैं कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि लाइट को अपने आसपास से गुजरने देगा।
ये लाइट मतलब प्रकाश वाली लाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं है। तो अगर प्रकाश वाली लाइट मान के सॉल्व करें तो ग्लास होगा, इलेक्ट्रिसिटी बात करें तो कॉपर होगा, तो इसका हो जाएगा डी। उसके बाद 71 है कि सूर्य उगे हुए हैं मॉर्निंग टाइम पे, उससे एक बिल्डिंग की शैडो बन रही है, तो शैडो किस प्रकार की होगी? तो ये जो शैडो है ये लंबी होगी, बी। 72 बात करें तो एक चमकीला रूम है, हमको आसपास की चीजें वहां पे कैसे दिखाई देंगी, क्या टेक्निकल रीजन है? तो रीजन बस इतना सा है कि कोई लाइट का सोर्स होगा वहां पे, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होगा और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारी आंखों पे पड़ेगी। द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम, बी। इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि किसी परछाई का नहीं हो सकता? तो परछाई छोटी बड़ी हर प्रकार की हो सकती है, स्क्रीन पे भी बन सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो कलर है वैसी परछाई नहीं मिलेगी हमको कभी, सेम कलर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, बी। ऐसा नहीं हो सकता कि गोरे इंसान की परछाई गोरी हो जाए। इनमें से 74 में कौन सा ऐसा सोर्स है जिसके पास अपनी स्वयं की लाइट नहीं होती, वो दूसरों की लाइट की वजह से चमकता है? तो स्टार, हमारे सूर्य देवता क्या हैं? तारे अपना खुद का सोर्स रखते हैं लाइट का। जलती हुई माचिस, अगर खुद की लाइट नहीं होगी तो जलेगी कैसे? जलता हुआ बल्ब हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसका फिलामेंट जलेगा और हमें लाइट दिखेगी, खुद की लाइट है। शाइनिंग मिरर नहीं होगा, क्योंकि मिरर तभी चमकेगा जब कोई बाहर से लाइट का सोर्स उस पर लाइट देगा, डी। 75 बात करें हम तो वर्चुअल इमेज की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बन सकती, बिल्कुल सही बात है। वर्चुअल इन्वर्टेड नहीं हो सकती, वर्चुअल हमेशा सीधी होगी। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज उसकी हमेशा ये बनेगी, ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट ये है तो उसकी इमेज वर्चुअल वाली ये बने, ये तो रियल इमेज होती है, ये वर्चुअल है, इसका हो जाएगा बी। 76 नंबर बात करें तो सूर्य का प्रकाश किसके आर पार हो जाएगा? तो पानी के, डी। बाकी दीवार, झाड़ी और पत्थरों के आर पार वो नहीं निकल पाएगा। 77 बात करें तो ट्रांसलूसेंट कौन कौन से हैं? ये अगर मटेरियल है उस पर लाइट अच्छी खासी ऐसे जा रही है, लेकिन जब इससे बाहर निकलेगी तो जिगजैग हो जाएगी, प्रॉपर हमें दिखेगा नहीं कुछ। ये हो जाएगा ग्राउंड ग्लास और उसके बाद बादल, ये ट्रांसल्यूसेंट है, बी और सी। बाकी एल्यूमिनियम की शीट ओपेक है, बिल्कुल प्रकाश उससे बाहर आर पार नहीं होगा। एयर भी, एयर तो खैर ट्रांसपेरेंट है, बी और सी, बी। उसके बाद अगर 78 देखें हम, एक्टिविटी से है कि अनुष्का है कोई, उन्होंने 4 अलग अलग गिलासों में चाय डाली। एक गिलास पेपर का बना था, दूसरा ग्लास यानी कांच का बना था, तीसरा मेटल का बना था, चौथा चीनी मिट्टी का बना था। इनमें से कौन सा ऐसा कप है जिससे वो चाय को देख पाएंगी? तो कहां से देख पाएंगी? ग्लास के कप से, सी। उसके बाद 79 बात करें, रिपीटेड सवाल, ट्रांसल्यूसेंट कौन सा है? तो अभी अभी जो आंसर लगाया था बी और सी, उसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बी। उसके बाद 80 नंबर एक बार फिर से वही एक्टिविटी, वही चाय के 4 कप और वही 4 अलग अलग मटेरियल, वही अनुष्का। इसमें से बताइए कौन सा ऐसा कप है जिससे वो चाय के लेवल को एकदम ही नहीं देख पाएंगी? तो ये चीनी मिट्टी और मेटल, बी और डी में से जिस पे भी आपने टिक किया है वो सही है। 81 नंबर में है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो अपनी लाइट स्वयं नहीं दे सकती, खुद का प्रकाश नहीं होता? तो टॉर्च में खुद ही का प्रकाश होता है, स्विच ऑन किया बस लाइट ही लाइट हाजिर। लैंप जलाया, खुद की लाइट हाजिर। सन तो स्टार है, उसकी अपनी लाइट होती है, लेकिन मून सैटेलाइट है, सन की जो भी रोशनी होती है उसी वजह से वो चमकता है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती, सी। इसमें जैसे ही जैसे सूर्यास्त का समय प्रतीत होगा वैसे वैसे इमारत की परछाई लंबी हो जाएगी, ए। प्लेन मिरर किस प्रकार की इमेज बनाता है? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज भी ऐसी, ए।
और मैग्नीफाइड बिल्कुल नहीं बनाता, जो इमेज का साइज वही ऑब्जेक्ट का साइज। इनमें से कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, मतलब ये अगर सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन होना है, ये 4 रे ऑफ लाइट हैं, चारों आपस में पैरेलल हैं, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होगी ना तो ये ऐसे जाएगी, ये वैसे निकलेगी, ये ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में पैरेलल नहीं होगी। इसी को बोला जाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब ये हुआ कैसे? क्योंकि सरफेस हमारी एकदम ओपेक थी, ओपेक सरफेस थी एक तो, उससे लाइट आर पार नहीं जा सकती थी, और दूसरी बात ये वो रफ सरफेस थी। अगर आपको बढ़िया रिफ्लेक्शन चाहिए कि ऐसे ऐसे लाइट आपने फेंकी तो बस पैरेलल फॉर्म में चारों रे आपको मिल जाएं, तब आपकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो रफ सरफेस हमें ढूंढनी है, जो कि है कागज का पेपर, मतलब पेपर का टुकड़ा और लेदर बैग, बी और डी। उसके बाद इनमें से ऐसी डिवाइस बताइए जिसमें 2 प्लेन मिरर लगे होते हैं और हम नीचे की चीज को ऊपर से, मतलब ऊपर क्या हो रहा है ये देख पाते हैं। सबमरीन में इसका यूज होता है कि किलोमीटरों नीचे बैठे बैठे लोग ऊपर क्या हो रहा है वो देख पाते हैं। ये है पेरिस्कोप, सी। उसके बाद यहां पे हम बात करें कि बादलों से भरे हुए दिन में भी, मतलब बादल ज्यादा छाए हुए हैं, इसके बाद भी लाइट अर्थ पे पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही हमारे आसपास अंधेरा हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन लाइट फिर भी आती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज क्लाउड्स कैसे होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट, मतलब इधर से लाइट अच्छी खासी जाती है, उधर से ऐसी हो जाती है, उधर से हमें नहीं दिखता कुछ। सी। इनमें से कौन सी ऐसी टाइप की एनर्जी है जिसको मैकेनिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, साउंड में भी, और उसके बाद में हीट और लाइट में भी? ये है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल, डीसी या एसी मोटर। इलेक्ट्रिकल से साउंड, माइक्रोफोन जिसका हम यूज कर रहे हैं इस समय। इलेक्ट्रिकल से, सॉरी, माइक्रोफोन साउंड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिक से साउंड स्पीकर। इलेक्ट्रिक से हीट हमारा हीटर। इलेक्ट्रिक से लाइट बहुत सारे साधन हैं, CFL, ट्यूब लाइट और आजकल LED। तो यहां से सी करेक्ट हुआ। इसके बाद देखें 88 नंबर में, रेडियो को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो इलेक्ट्रिसिटी की, B। लाइट कहां से मिलती है हमें? 89 नंबर, यह मिलती है, प्रकाश की बात कर रहे हैं लाइट की, सूर्य से, C। बिजली कहां से मिलती है? तो बैटरी से। बैटरी में 2 चीजें हैं, एक होता है कि जब वो चार्ज होती है, दूसरा होता है वो डिस्चार्ज होती है। तो चार्जिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिक एनर्जी बदल जाती है केमिकल में। भाई करंट उसमें जाता है, वो केमिकल फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक से केमिकल, ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये डिस्चार्ज वाला क्वेश्चन आपके प्री में आया था अगर आपको याद हो, तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो केमिकल एनर्जी अप्लायंस को चलाती है ना, नहीं चला पाएगी जब तक वो बिजली ना बनाए। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये चाहें तो आप याद कर लें। उसके बाद 91 नंबर है कि जब बल्ब जलता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो पहली बात तो वो हीट एनर्जी देगा, फिलामेंट उसका गर्म होगा, जब वो गर्म होगा तब वो लाइट देगा, बी और डी, ऑप्शन डी। बल्ब का ऐसा कौन सा पार्ट है जो लाइट एमिट करता है? वही पार्ट है जो गर्म होता है, फिलामेंट, बी। फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। वजह भी पूछी जा सकती है, तो उसकी वजह है हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद 93 नंबर, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट कब फ्लो करता है सर्किट में? जब वो सर्किट बंद हो। ये अगर सर्किट है, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटेंस, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स। तो यहां से अगर कुछ भी ब्रेकेज मिला तो करंट नहीं फ्लो करेगा, पूरा कंटिन्यूअस बंद होना चाहिए, क्लोज्ड, ए। 2 टाइप के और सर्किट होते हैं, शॉर्ट सर्किट, वहां पे करंट की वैल्यू इनफाइनाइट चली जाती है। फिर होता है ओपन सर्किट, वहां पे करंट 0 हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भले ही इनफाइनाइट हो। उसके बाद 94 नंबर है नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर। ये बताइए कौन सा है?
तो ये है रबड़ का दस्ताना, सी। 95 में बताइए इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है, मतलब पक्का कंडक्टर है, ये है ब्रास, सी। बाकी माइका एक अजीब सी चीज है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है लेकिन हीट का कंडक्टर है। किसका इंसुलेटर किसका कंडक्टर है, ये बात डायरेक्टली पूछी जा सकती है। उसके बाद ब्रास किस चीज का अलॉय है, कॉपर और जिंक का, ये भी पूछा जा सकता है, बी। उसके बाद बात करें तो 96 नंबर में वर्किंग ऑफ टॉर्च बल्ब, तो यहां पे ये वाली चीज है जो कि हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं अभी, कि ये अगर सर्किट है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये सोर्स है, ये करंट गया आई यहां पे पहुंच गया, तो एक बार करंट पहुंच गया तो उसके बाद कौन सा इफेक्ट काम करेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं, वर्किंग। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा होता कि ये जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक सेल है, तो ये जो करंट आई पहुंचेगा तो करंट के पहुंचने तक की प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, सेल के पास केमिकल एनर्जी है, वही इलेक्ट्रिक में बदली तब करंट बना। ये वाली चीज आपसे नहीं पूछ रहे हैं, अगर ये पूछा होता तो केमिकल इफेक्ट आंसर होता। आपसे पूछ रहे हैं करंट पहुंच गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिलामेंट गर्म होगा, गर्म होने के बाद चमकेगा। तो गर्म होते टाइम कौन सा इफेक्ट काम करता है, हीटिंग इफेक्ट, H = I²RT, ये वाला, इसे जूल्स लॉ भी बोला जाता है, ऑप्शन सी। तो उसके बाद 97 नंबर है ऐसे सेल्स जो कि चार्ज हो सकते हैं, रिचार्जेबल बैटरी, आपने नाम सुना होगा। ये कहाँ पे यूज होते हैं, तो मोबाइल फोन पे हम मोबाइल चार्ज करते हैं कि नहीं, कैमरा अगर आपको याद हो 10-12 साल पहले वो भी चार्ज किया जाता था, बी, सी, ऑप्शन बी। बाकी टीवी रिमोट यूज एंड थ्रो बैटरी, घड़ी में यूज एंड थ्रो बैटरी। 98 नंबर में है, 98 नंबर में है कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि कंप्लीट है लेकिन फिर भी उसमें जो बल्ब है जिसे हमें जलाना है हम उसे नहीं जला पा रहे हैं, बिकॉज इन चारों में से एक चीज उसमें शामिल है। तो यहां पे कौन सी ऐसी वो चीज होगी, तो अगर कोई सर्किट कंप्लीट है फिर भी उसका अप्लायंस आप नहीं चला पा रहे हैं, तो इसका रीजन सिर्फ ये हो सकता है कि सर्किट में एक एलिमेंट आपने ऐसा यूज किया है जो कि कंडक्टर नहीं है, वो करंट को यहीं पे ब्लॉक करे दे रहा है, वो आगे जाने नहीं दे रहा। तो ये पक्का नॉन कंडक्टर है जो कि हमारे केस में माइका शीट है, अभ्रक की शीट, सी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो माइका है वो इंसुलेटर तो बिजली का है लेकिन कंडक्टर हीट का है। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनी होती है जो कि कंडक्टर है, पेपर क्लिप मेटल से बनी होती है जो कि कंडक्टर है, एल्युमिनियम खुद ही मेटल है जो कि कंडक्टर है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। 99 है कि बिजली के तार के ऊपर आप प्लास्टिक की कवर चढ़ा देते हो, इसके पीछे की वजह क्या होती है, क्या पर्पस है प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ाने का, तो सेफ्टी रीजन की वजह से चढ़ाते हैं ताकि बिजली का शॉक हमें ना लग जाए, इन ऑर्डर टू मेक इट सेफ टू टच, जिससे छुएं तो करंट ना लगे, डी।